सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि वांग जी जो है वो विंग के रूम में चला जाता है और वो विंग को किस कर रहा होता है। दोनों ही अपने किस को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर वांग जी को एक फ्लैशबैक की याद आता है। किस रोकने के बाद वांग जी विंग से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे टच के लिए क्रेविंग होती है विंग? तो विंग शर्मा जाता है और वांग जी से दूर हो जाता है और फिर धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और उसे हक कर लेता है और एक बार फिर से विंग को किस करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वाले सीन में विंग और वांग जी दोनों ही एक रूम में ही सोए हुए थे। रात वांग जी विंग के रूम में ही रुक गया था और विंग वांग जी के ऊपर बिल्कुल पांडा की तरह सोया हुआ था। वांग जी की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखता है विंग उसके ऊपर पांडा की तरह सोया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वांग जी की नज़र जैसे ही विंग पे पड़ती है तो उसे विंग एक छोटे से बच्चे के जैसा लगता है, बहुत प्यारा सा, बहुत मासूम सा। वांग जी विंग को उठाने की कोशिश करता है लेकिन विंग तो सोया हुआ था और इतनी आसानी से विंग उठने वाला है क्या। तो अब वांग जी खुद वहाँ से उठने की कोशिश करता है लेकिन विंग वांग जी को पकड़ रहा था बार बार। वांग जी ये देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर वांग जी एक हल्का सा विंग के लिप्स पर किस करता है और फिर विंग से धीरे धीरे करके दूर हट जाता है और वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है। फिर फ्रेश होकर जब वांग जी अपने रूम में आता है तो वो देखता है विंग तो अभी तक सो रहा है। तो विंग को ऐसे सोता हुआ देखकर वांग जी दबे पाँव धीरे धीरे उस रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर आता है उसके पेरेंट्स उसके सामने खड़े हुए थे और उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। जब वो इस तरह क्रीपी सी स्माइल के साथ वांग जी को देख रहे थे तो वांग जी अपने पेरेंट्स के पीछे दिखता है जहाँ पर शुयांग बहुत बड़ी सी स्माइल चिपका के वहाँ पे खड़ा हुआ था। वांग जी इन तीनों को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्या कर रहे हो शुयांग? तो शुयांग एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है, 11 बजे। 11 बजे को सुबह नहीं कहा जाता है मिस्टर लान वांग जी, ये नून का टाइम हो चुका है। वांग जी ने जल्दी से अपनी घड़ी की तरफ देखा तो सच में सुबह के 11 बज गए थे। फिर वांग जी स्माइल के साथ शुयांग को देखता है और कहता है, ओ फिर भी तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मैंने शुयांग को घर पर बुलाया क्योंकि मुझसे उससे कुछ ज़रूरी काम था, कैरामेनली कहती है। वांग जी कुछ कहने ही वाला था कि तभी कैरामेनली उसके सामने आ जाती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलने लगती है, कुछ भी करने से पहले दरवाज़ा ठीक से बंद कर लो, अब हम बूढ़े हो गए हैं, ये सब आवाज़ें हमें पसंद नहीं आती है। कैरामेनली की बातें सुनकर वांग जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसका सर शर्म के मारे नीचे झुक जाता है। बस वांग जी सोचता है, काश कि मेरे पास कोई हथियार होता जिससे मैं गड्ढा खोदता और खुद ही उस गड्ढे में दफन हो जाता। इस तरीके से बेशर्मी की तरह खड़ा होने से तो बेहतर था। उसके बाद कैरामेली शुयांग से कहती है, शुयांग वो लोग कब तक आएंगे? तुमने कहा कि वो जल्दी ही आएंगे लेकिन वो तो अभी तक नहीं आए हैं। आंटी 12 बजे वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, वो रास्ते में है, कुछ दिक्कत हो गई है इसलिए वो भी आ नहीं पा रहे, लेकिन आप टेंशन मत लो, 12 बजे तक वो आ जाएंगे। जैसे ही शुयांग की कहता है, कैरामेली कहती है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। वांग जी शुयांग के पास बैठता है और कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा वांग जी। विंग कहाँ है? मैंने आज तक विंग को नहीं देखा, आज मैं ख़ास तौर से विंग से मिलने आया हूँ। शुयांग के इतना कहते ही विंग अपने कमरे से बाहर आ जाता है। शुयांग को देखकर वह चौंक जाता है और फिर वांग जी से पूछता है, ये कौन है? विंग, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है शुयांग, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो आप शुयांग हैं? मैंने वांग जी से आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। तो शुयांग मुस्कुराते हुए कहता है, ओह सच में? ये कहते हुए शुयांग जल्दी से विंग के पास जाता है और उससे कहता है, क्या क्या कहता है ये हमारे बारे में? तो विंग कहता है कि वांग जी आपकी अक्सर बहुत तारीफ़ करता रहता है कि आप उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उस मुस्कुराते हुए शुयांग से कह रहा था। तो शुयांग जल्दी से विंग के पास आता है और वो उसे गले लगाने ही जाता है कि वांग जी बीच में आकर रोक देता है और कहता है, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये कहते हुए वो विंग के पेट की ओर इशारा करता है। शुयांग भी विंग के पेट को देखता है और फिर विंग से सॉरी कहता है, इस तरफ ध्यान न देने के लिए मुझे माफ़ कर दो। आपको इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, विंग ने कहा।
शुयांग विंग को गले लगाना चाहता था खुशी के मारे, लेकिन वो लगा ही नहीं पाया क्योंकि विंग का बेबी बम धीरे धीरे बड़ा जो हो रहा था। आपको इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, विंग कहता है। तभी कैरामेली इन सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर पहुंच ही जाती है। इसके बाद कैरामेली सबको चाय देती है और सब चाय नाश्ता करने लगते हैं। इसी बीच विंग शुयांग से कहता है, शुयांग गगा, क्या मैं आपको भैया कह सकता हूँ? क्या मैं आपको गगा कह सकता हूँ? जैसे ही विंग ने ये कहा, शुयांग कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे कह सकते हो। इसके बाद शुयांग विंग की तरफ दिखता है और कहता है कि अब मैं विंग को गले लगा सकता हूँ, अब आपको जलन महसूस नहीं होनी चाहिए मिस्टर हस्बैंड। तभी अचानक से वांग जी शुयांग की तरफ दिखता है, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम अपने मन में क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते। इसलिए मुझे पता है कि जब मैं विंग को हग करने वाला था तब तुम्हें जलन हो रही थी, जल कुकड़े कहीं के, इसीलिए तुमने मुझे विंग को हग नहीं करने दिया। बेबी बम तो बस एक बहाना था, शुयांग ने कहा। फिर विंग उन दोनों की बातें सुनता है और फिर शुयांग से कहता है, शुयांग गगा, आप दोनों तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन आप दोनों का बॉस बहुत बुरा है। वो आप दोनों से बहुत ज़्यादा काम करवाता है और तुम्हें सैलरी काटने की धमकी देता रहता है। आप दोनों वहाँ काम कैसे करते हो? ऐसा क्यों करता है वो? विंग की बातें सुनकर शुयांग तो शौक में चला जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। और वांग जी, जिसने अभी अभी चाय का कप बस अपने होठों से लगाया ही था, उसके मुंह से सारी चाय बाहर निकल जाती है। और फिर शुयांग अब विंग से बड़े प्यार से पूछने लगता है कि आपको किसने बताया कि हमारा बॉस बहुत ही बुरा है। विंग यहाँ पर बिना सोचे समझे बहुत कुछ वांग जी के बॉस के बारे में बोल देता है। वांग जी हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन वो अपने बॉस को बुरा भला कहते रहते हैं, पता है। विंग ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। विंग की बातें सुनकर वांग जी अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और वहाँ से भागने की तैयारी करता है। आज विंग मुझे शुयांग के हाथों पिटवा के मानेगा। आज पता नहीं मैंने कौन सी गलती की सजा भुगतनी है भाई। आज तो मेरी कमर हाथ पैर सब टूट जाएंगे। ये कहकर वो तेजी से ऊपर के कमरे की ओर भागने लगता है। इसी तरह से भागता देखकर शुयांग भी वांग जी की तरफ दौड़ने लगता है और गुस्से से कहता है, वांग जी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है, रुक जाओ लैंड वांग जी। वांग जी तो डर के मारे बस सीधा अपने कमरे में ही भागा था। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे समझने के लिए तो वांग जी भी नहीं था, क्योंकि वांग जी तो जिस तरह भाग रहा था और शुयांग गगा उसके पीछे उसे पकड़ने क्यों भाग रहे थे। कभी कैरामेली हंसते हुए विंग के पास आती है और कहती है, आज कोई वांग जी को शुयांग के हाथों से बचा नहीं सकता है। तो विंग शॉकिंगली अपनी मदर को देखता है और पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों मदर? क्योंकि वांग जी का बॉस कोई और नहीं विंग, बल्कि शुयांग ही है। इसके बाद विंग जो बुरी तरीके से घबरा कर रूम की तरफ जाने लगता है देखने के लिए, जहाँ से बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी और किसी को बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा था। कैरामेली विंग की ओर देखती है और कहती है, टेंशन मत लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पति सही सलामत लौट आएगा। किसी के अचानक से डोर नॉक करने की वॉइस आती है और डोर नॉक करने के साउंड से कैरामेली खड़ी होती है और विंग से कहती है, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विंग ने देखा कि डोर पर 3-4 लोग उसके घर पर आ रहे हैं और कैरामेली उन्हें अंदर आने के लिए कह रही है। उन लोगों को देखकर विंग अपनी जगह खड़ा हो जाता है और उन्हें बैठने के लिए जगह देता है। फिर कैरामेली के पास जाता है और पूछता है, मॉम ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? विंग के घर पर कुछ गेस्ट आए हुए होते हैं और विंग अपनी मदर कैरामेली से पूछ रहा होता है कि मॉम ये लोग कौन हैं। तो कैरामेली कहती है, विंग तुम्हें थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। ये कहकर कैरामेली वांग जी और शुयांग को भी आवाज़ देती है नीचे आने के लिए। कुछ देर में ही वांग जी और शुयांग वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं। वांग जी की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि शुयांग ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। वांग जी की ऐसी हालत देखकर कैरामेली और जेमसोंग हंसने लगते हैं, लेकिन विंग को वांग जी की चिंता होने लगती है और वो वांग जी के पास जाकर उससे बड़े प्यार से पूछने लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई है, बस मेरी कमर दर्द कर रही है। वांग जी ने कहा। तभी शुयांग कहता है, हाँ तुमने यही किया था ना, इसी वजह से तुम्हें मार पड़ी है। तुम विंग के सामने मेरी बुराई करते हो, मेरी बुरी बातें करते हो और मुझे ये भी नहीं पता है कि विंग मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा।
ठीक है, अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो और जाकर अपने अपने कपड़े बदल लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। फटाफट से तुम दोनों जाओ और रेडी होकर आओ। कैरामेली कहती है, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हम दोनों को रेडी होकर आना है? क्या सब ठीक है ना? वांग जी अपनी मॉम से पूछता है। मैंने तुम दोनों को तैयार होकर आने के लिए कहा है, अच्छे से तैयार होकर आने के लिए कहा है, तो जाओ जाकर तैयार होकर आओ, कैरामेली ने गुस्से से कहा। अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर विंग और वांग जी अपनी जगह से उठते हैं और तैयार होने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों ही रेडी होकर आ जाते हैं और उसके बाद कैरामेली उनसे कहती है कि तुम दोनों यहीं बैठो और इन कागज़ों पर साइन कर दो। इन पेपर्स को देखकर विंग ने कैरामेली से पूछा, मम ये क्या है? कैरामेली ने विंग और वांग जी को देखती है और कहती है, ये तुम लोगों का मैरिज रजिस्ट्री पेपर है जिस पर अभी तुम दोनों को साइन करने हैं। क्या? दोनों एक साथ बोलते हैं। हाँ, आज तुम दोनों की शादी हो रही है, इसीलिए मैंने शुयांग से कहकर इन लोगों को यहाँ बुलाया है। मैं नहीं चाहती कि सोसाइटी में लोगों को पता चले कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। अब जब तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो ये शादी भी हो जानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में तुम दोनों को कोई भी परेशानी ना हो। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि आधी रात को चुपके से विंग के रूम में जाओ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम हमेशा के लिए विंग के रूम में ही शिफ्ट हो जाओ। कैरामेली स्माइल के साथ कहती है, इसके लिए तुम दोनों को पहले शादी करनी होगी ना। कैरामेली की बातें सुनकर वांग जी आज बहुत खुश हो रहा था। वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, हाँ ठीक है। वांग जी जल्दी से जाकर बैठ जाता है और अब पूछता है, कहाँ साइन करना है, मुझे जल्दी से बताओ, मैं अभी के अभी साइन कर देता हूँ। वांग जी तो बच्चों की तरह खुश हो रहा था, मानो शादी नहीं हो रही है बल्कि उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कोई गिफ्ट मिल रहा हो। अरे रुको, पहले विंग को भी तो आने दो, उसे भी तो साइन करना है। अकेले ये साइन करने से कुछ नहीं होगा, विंग को भी साइन करना होगा ना, तभी तुम दोनों शादीशुदा कहलाओगे ना। शुयांग ने उन दोनों को चिढ़ाते हुए कहा। उसके बाद शुयांग विंग के पास जाता है और कहता है कि विंग ने मुझे अपना बड़ा भाई मान लिया है, इसलिए मैं अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाने वाला हूँ। तो आइए और इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। ये कहते हुए वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे उस जगह ले जाता है और वांग जी के पास बिठाता है। फिर दोनों मिलकर पेपर्स पर साइन कर देते हैं और कुछ देर के बाद शुयांग अपने पॉकेट से एक रिंग का डिब्बा निकालता है और वो विंग को देते हुए कहता है कि वांग जी को अंगूठी पहना दो। इसी बीच कैरामेली भी एक रिंग का बॉक्स लेकर वहाँ आ जाती है और वो वांग जी को देते हुए कहती है कि तुम्हें भी विंग को रिंग पहना देनी चाहिए। सो वांग जी और विंग दोनों भी उन मैरिज पेपर्स पर साइन कर देते हैं और उसके बाद दोनों भी बैठ जाते हैं। दोनों के लिए रिंग्स लाई जाती है। शुयांग अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाल कर विंग की तरफ देता है और कैरामेली भी एक रिंग वांग जी को देती है। वांग जी विंग को रिंग पहनाने लगता है, बट उसे याद आता है उसने लास्ट नाइट ही विंग को रिंग पहनाया है और विंग को भी याद आता है विंग के हाथ में पहले से ही रिंग थी। तो विंग उस रिंग को निकालता है और उसके बाद उस रिंग को साइड में रख देता है। वांग जी विंग को फिर से नया रिंग पहनाता है और उसके बाद विंग भी वांग जी को रिंग पहना देता है। दोनों रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद विंग वांग जी की दी हुई उस फर्स्ट रिंग को उठाता है और अपने गले से उस चेन को उतार कर उसी चेन में डाल लेता है। वांग जी ये देखकर विंग की तरफ एक क्वेश्चन लुक से देख रहा होता है। तभी विंग कहता है कि ये रिंग आपने मेरे लिए बनवाई थी ना, तो मैं इस रिंग को कैसे अलग कर सकता हूँ खुद से। विंग उस रिंग को भी अपने गले में डाल लेता है और कहता है कि अब से आप भी मेरे दिल के करीब रहेंगे। और विंग स्माइल करता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को रिंग पहना लेते हैं और एक दूसरे से का हक भी कर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। सभी लोग खुश हो रहे थे। उसके बाद कैरामेली कहती है कि मैंने सोचा था कि जब वांग जी की शादी होगी तो मैं बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी करूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन देखना, जब एक बार हमारा पोता आ जाएगा ना तो मैं बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करूँगी, लेकिन तब तक के लिए तो ऐसे ही काम चला लो। और अब जो वहाँ पर शादी के लिए गवाह बनने के लिए जो लोग आए थे, उन्हें मैरिज पेपर्स पर सिग्नेचर करने थे। तभी शुयांग आगे आता है और कहता है कि इन पेपर्स पर मैं विंग का बड़ा भाई होने के हक से सिग्नेचर कर रहा हूँ। शुयांग की बातें सुनकर विंग की आंखें नम हो जाती हैं। वो खुशी से जाकर शुयांग को हग कर लेता है। इस बार वांग जी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि अब उन दोनों का रिश्ता कुछ अलग हो चुका है। विंग को गले लगाते हुए शुयांग
ने वांग जी की ओर देखा और कहा, मेरे भाई, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ कि उसकी आंखों में ज़रा भी आंसू नहीं आने चाहिए। अगर मेरे भाई की आंखों में एक भी आंसू आया तो तुम अपनी नौकरी भूल जाना बेटे। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा लात मार के, और घर को भी भूल जाना। अगर हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे की आंखों में आंसू आए ना तो तुम इस घर को भी भूल जाना, और हम तुम्हें इस घर से लात मार के निकाल देंगे। ना फिर तुम्हारे पास नौकरी बचेगी, ना फिर तुम्हारे पास घर बचेगा। जेम्स वोंग ने कहा, ऐसा कौन करता है? मेरी आज ही शादी हुई है, आज ही आप सब मुझे धमका रहे हैं। विंग देखो ना, मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों का बेटा हूँ और तुम्हारा भाई। तुम्हारे भाई की आंखों में आंसू पहले से ही है, तो इसका मैं क्या करूँ? वांग जी ने कहा, ओ, मैं विंग से वादा करता हूँ, मैं लाइफ टाइम विंग तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे सुख में दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हारे दुख में दुखी रहने की भी कोशिश करूँगा। वांग जी एक स्माइल के साथ विंग को कहता। विंग भी स्माइल करता है और इसके बाद कैरामेली शुयांग को एज अ विटनेस उस मैरिज में रख लेती है, और सभी लोग जो वहाँ पे एज अ विटनेस थे सभी सिग्नेचर कर देते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद लोग अपनी अपनी जगह से उठकर विंग और वांग जी के हाथों में 2 रेड कार्ड दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी लोग वांग जी और विंग को उनकी शादी की बधाइयाँ दे रहे होते हैं, और उसके बाद अब सब लोग वहाँ से उठते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वांग जी और विंग अपनी शादी के कार्ड्स हाथ में लेते हैं। शादी का कार्ड हाथ में लेने के बाद वांग जी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन विंग अपने पास्ट में खो जाता है। विंग याद करने लगता है जब विंग की शादी लैनजान के साथ हो रही थी, तब कोई नहीं था, बस हम दोनों को मैरिज ब्यूरो जाना था और अपनी शादी रजिस्टर कराना था, और फिर कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार यहाँ ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन यहाँ एक अलग अलग तरह की खुशी मुझे महसूस हो रही है। यहाँ हर कोई खुश है, यहाँ तक कि वांग जी के मॉम और डैड ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ एक बड़ा भाई भी मुझे मिल गया। विंग इस तरह खोया हुआ था। ये देखकर वांग जी ने उससे पूछा, विंग क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो, तुम शादी से खुश नहीं हो क्या? विंग उसकी बात सुनकर अपनी यादों से वापस आ जाता है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी अचानक शुयांग बीच में आकर कहता है कि आज तो आपकी छुट्टी है, अगर आप कल अपनी नौकरी पर नहीं आए तो मैं आपकी सैलरी काट लूँगा। सैलरी मैं विंग को दे दूँगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। आप वहाँ नहीं, मुझे वहाँ जाके काम तो करना ही पड़ेगा ना। कल जल्दी आ जाना, देर मत करना। ये कहकर शुयांग वहाँ से चला जाता है, और वांग जी उसे देखकर बस मुंह बनाते रह जाता है कि कभी प्यार से बोलता है, कभी ईगो के साथ बोलता है, कभी मुझे डरा के बोलता है। चाहता क्या है ये इंसान? तभी कैरामेली विंग के पास आती है और विंग को गले लगा लेती है और कहती है, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अब तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। जेम्स वोंग भी विंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं, यार ढेर सारा बधाई हो बेटा, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। फिर कैरामेली कहती है, आज हम दोपहर का खाना नहीं बनाने वाले हैं, हम सब बाहर जा रहे हैं लंच करने के लिए। आज हम सब बहुत घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरे बेटे की शादी जो हो गई है। सब ने सिर हाँ में हिलाया, और उसके बाद कैरामेली बोलती है, तो चलो जाके सब लोग अपने अपने रूम में जाके रेडी हो जाओ। ये कहने के बाद फिर से सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग अपने रूम में चला जाता है, वांग जी अपने रूम में तैयार होने लगता है। विंग अपने रूम में चला जाता है, जब वहाँ वाला कमरे में जाता है तो वो बाहर नहीं आया। वांग जी उसके रूम में जाता है और देखता है कि विंग बैठकर रो रहा था। विंग रो रहा होता है, और विंग को रोता हुआ देखकर वांग जी परेशान हो जाता है, और वांग जी पूछता है, विंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तो विंग वांग जी से कहता है कि
मुझे कोई कपड़ा फिट नहीं आ रहा, मैं जो भी पहन रहा हूँ सब में मेरा पेट निकल रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे किसी के साथ बाहर नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा घर से बाहर, मैं घर पे ही रहूँगा, आप तीनों घूमने जाओ। ये कहकर विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और विंग को रोता देखकर वांगजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांगजी को हंसी आ रही थी। रोने की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि बाहर वाले कमरे तक भी आवाज़ पहुंच जाती है, जिसे सुनकर जेम्स वांग और कैरामेल टेंशन में आ जाते हैं और वो जल्दी जल्दी विंग के रूम के अंदर आते हैं। अब वो विंग को इस तरीके से रोता हुआ देखते हैं तो कैरामेल जल्दी से वांगजी के पास जाकर उसके कान खींचने लगती है, एज ऑलवेज जैसा वो करती हैं वांगजी के साथ। और वांगजी फिर से वही कि मेरा कान छोड़ दो, आज ही तो मेरी शादी हुई है। इतने में कैरामेल कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने विंग को रुलाया? इस घर में रहना भी चाहते हो या नहीं रहना चाहते? आज ही तुम्हें घर से बाहर निकाल दें। वांगजी कहता है, मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, ये आपका बेटा मोटा हो रहा है जिसकी वजह से इसे कोई कपड़ा फिट नहीं हो रहा और इसीलिए ये रोए जा रहा है। वांगजी के मुंह से मोटा शब्द सुनकर विंग रोना बंद कर देता है और गुस्से से वांगजी की ओर देखता है और फिर जोर से रोने लगता है और कहता है, मॉम इसने मुझे मोटा कहा, अब मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। कैरामेल भी वांगजी की बातें सुनती है और उसे घूरने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है ना एक प्रेग्नेंट पर्सन कभी मोटा नहीं कहना चाहिए उसे, वो प्रेग्नेंट है इसीलिए वो थोड़ा सा मोटा हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मोटा हो गया है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मॉम मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं इसका ध्यान हटाना चाह रहा था। वांगजी अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे और विंग को तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। किसी को इस तरह मोटा कहना बेवकूफ़ी है। अगर तुम उसे मोटा कहोगे तो वो रोएगा ही ना। तुमने ऐसे उसे मोटा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसका पेट निकला हुआ है और आज ही तुम्हारी शादी हुई है और आज ही तुम उसे इस तरीके से बातें कर रहे हो, तुम्हें तलाक लेना है उससे। जेम्स वॉन्ग गुस्से में कहते हैं, सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर लेता है और विंग के सामने प्यारी प्यारी आँखों से मटक मटक के बैठ जाता है और विंग को अपनी आंखें दिखाने लगता है। वांगदी को ऐसा करता हुआ देखकर विंग ज़ोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर सब खुश हो जाते हैं और फिर कैरामेल कहते हैं, हाँ मेरा बेटा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हाँ मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े निकाल देती हूँ। मुझे पता है तुम्हें कपड़ों में दिक्कत हो रही है, तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही कुछ कपड़े ढीले से ढूंढ के रखे हुए हैं, ठीक है मैं लाती हूँ। कैरामेल प्यार से विंग को बोलती है और उसके बाद चली जाती है। यार गाइस मेरी वॉइस पे मत जाना, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ और बोलते बोलते मेरा गला थक चुका है, तो जैसी भी वॉइस आ रही है काम चला लेना। कॉलेज से आते ही मैं रिकॉर्डिंग में लग गई थी। चलिए तो अब बैक टू द स्टोरी गाइस, ठीक है। विंग हंसने लग जाता है और विंग को खुश देखकर कैरामेल उसके लिए दूसरे कपड़े लेने चली जाती है। फिर कैरामेल थोड़ी देर के बाद अपने विंग के रूम में आती है और उसे कुछ ढीले से कपड़े दे देती हैं और कहती है, विंग आज इन्हें पहन लो और अभी के लिए तुम इसी से काम चला लो, अभी जब हम बाहर जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करेंगे और कुछ नए नए लूज़ कपड़े तुम्हारे लिए लेकर आएंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। उस दिन चारों ही बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, लंच और डिनर भी बाहर ही करते हैं। रात होते होते विंग बहुत थक जाता है, इसलिए कैरामेल कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, विंग पूरे दिन बहुत थक गया है। तो सभी अब घर आ जाते हैं ताकि विंग को आराम करने दिया जाए। वांगजी भी हाँ में सिर हिला देता है। घर पहुंचने से पहले ही विंग थक कर सो जाता है। फिर कैरामेल वांगजी से कहती है, वांगजी इसे उठाकर इसके रूम में ले जाओ, फिर इसे जगाना मत, आज ये बहुत थक गया है तो इसे बस सोने दो, धीरे धीरे उठाओ ताकि ये उठे ना और इसे रूम में ले जाओ, ठीक है। वांगजी भी विंग को धीरे धीरे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और फिर वो उसे अपने रूम की तरफ ले जाता है और ले जाकर बिस्तर में सुला देता है। जैसे ही वांगजी विंग को सुलाने वाला होता है, विंग नींद में ही उसे पकड़ लेता है और कहता है, वांगजी मुझे मत छोड़ो, विंग मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, विंग मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, मैं मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मुझे पता है लाइफ तुम्हारे साथ आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ लाइफ बहुत खूबसूरत है, वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा और विंग के चेहरे पर अपना हाथ फहराया। यही सेंटेंस लैनजैन भी विंग से कहा करता था। ये सेम सेंटेंस लैनजैन ने विंग से कहा था ना, आप लोगों को याद होगा प्रीवियस चैप्टर्स, जिन्होंने नहीं सुने हैं वो प्रीवियस चैप्टर्स को जाके सुन लेना,
तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लेंजा ने भी विंग से सेम सेंटेंस कहा हुआ था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।